नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम इस वीडियो में बात करते हैं काव्य हेतु के बारे में। चूँकि काव्य हेतु फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो जो भी विद्यार्थी इन सभी की तैयारी कर रहा है वो इस क्लास को अवश्य देखे और अपने दोस्तों को भी शेयर करे। तो आइए शुरू करते हैं। हेतु का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हेतु का अर्थ होता है कारण। वह साधन जिनसे काव्य का सृजन होता है, अर्थात जो कवि को काव्य सृजन में सक्षम बनाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, काव्य हेतु। तो सिंपल सी परिभाषा है। आप इसको हेतु जैसे हम हिंदी के अंदर भी पढ़ते हैं, जिसे हेतु का पर्याय क्या होता है, कारण। तो जो काव्य को सृजन बनाने में सक्षम बनाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, काव्य हेतु। इसके बाद दूसरा अर्थ देखते हैं, काव्य के वे कारण जिनसे रचना संभव हो जाती है उन्हें काव्य हेतु कहा जाता है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है कि काव्य हेतु के प्रकार कितने होते हैं। तो देखिए, सामान्यतः कवियों ने और आचार्यों ने काव्य हेतु के 3 प्रकार माने हैं। वैसे तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार बताए कि जब सामान्यतः की बात की जाती है तो यहाँ पर 3 प्रकार माने हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। अब संस्कृत के आचार्य के अनुसार काव्य हेतु की परिभाषा देखते हैं कि संस्कृत के आचार्यों ने काव्य हेतु की किस प्रकार से कौन कौन सी परिभाषाएं दी है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट यही पूछा जाता है कि ये परिभाषा किस विद्वान की है, किस आचार्य की है। तो सबसे पहले बात करते हैं भामह की। भामह के अनुसार शब्दार्थ का ज्ञान करके सतत अभ्यास द्वारा उसकी उपासना करनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर आपको सतत अभ्यास थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि जो सतत अभ्यास वाली परिभाषा किसने दी है, भामह ने। उसके बाद भामह की अगली परिभाषा है, इन्होंने प्रतिभा को अनिवार्य काव्य हेतु माना है। तो प्रश्न में पूछा जा सकता है कि कौन से आचार्य ने प्रतिभा को अनिवार्य काव्य हेतु माना है। तो वहाँ पर आपको ऑप्शन में भामह देख के उसका उत्तर करना है। इसके बाद व्युत्पत्ति की उपयोगिता भी स्वीकार की है और कवि के लिए लोकशास्त्र और कला का ज्ञान। तो देख लीजिए, ये दो जो शब्द है ना यहाँ पर, लोकशास्त्र और कला का ज्ञान, जैसे ही आपको अगर परीक्षा में पेपर में ये दो शब्द दिखे, सीधे आपको भामह करना है। ठीक है, लोकशास्त्र और कला का ज्ञान किसने आवश्यक माना है, भामह ने। इसके बाद अन्य काव्य के अध्ययन एवं काव्यज्ञों का निर्देश प्राप्त कर कवि को काव्य रचना में प्रवृत्त होने की बात कर इन्होंने प्रकारांतर से अभ्यास का निर्देशन किया है। तो इन्होंने कुल मिला के यहाँ पर बात किया है कि इन्होंने जो काव्य हेतु के कारण है, इन्होंने तीनों माने हैं, लेकिन जो सबसे अनिवार्य क्या माना है, प्रतिभा। ठीक है। इसके बाद भामह के अनुसार गुरु के उपदेश से जड़ बुद्धि व्यक्ति भी शास्त्रों का अध्ययन करने में सफल हो सकता है, पर काव्य तो किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति में यदा कदा ही स्फुटित होता है। तो डायरेक्ट यह परिभाषा देके पूछी जा सकती है कि यह किसकी परिभाषा है। तो आपको इसमें क्या याद करना है, गुरु का उपदेश। क्योंकि जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एग्ज़ाम अगर अपना ऑब्जेक्टिव है तो हम कुछ ना कुछ लिंक करके भी उसको याद कर ले तो हमारा वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में सही हो जाता है। तो आपको इसमें गुरु का उपदेश याद कर लेना है कि गुरु का उपदेश वाली परिभाषा किसकी है, भामह की। अब देखिए, जो ये यहाँ पर ये दो पंक्तियाँ दी गई है, इन्हीं का अर्थ ऊपर दिया गया है। तो इसमें भी आपको गुरु उपदेश ये याद कर लेना है। ठीक है, तो यह वाली परिभाषा भी भामह की है, नोट कर सकते हो आप इसको। इसके बाद हम जो अगले आचार्य है, यहाँ पर है दंडी। तो दंडी की परिभाषा देखते हैं क्या है। प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान, जैसे जो व्युत्पत्ति है, इसको दंडी ने क्या कहा है, शास्त्र ज्ञान। बाकी दो तो सेम ही माने हैं, प्रतिभा और अभ्यास। तो और ये प्रश्न जो असिस्टेंट प्रोफेसर है राजस्थान वाली भर्ती, उसमें पूछा जा चुका है। दंडी ने नैसर्गिक प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान और सुदृढ़ अभ्यास। तो देखिए, यहाँ पर कैसे प्रश्न बन सकते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न तो ये बन सकता है कि जैसे प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान और अभ्यास काव्य के हेतु किसने माने हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, दंडी। उसके बाद एक प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि नैसर्गिक प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान और सुदृढ़ अभ्यास किसके द्वारा ये जो काव्य हेतु के सम्मिलित रूप है, किसके द्वारा माना गया है। तो यहाँ पर भी इसका आंसर क्या आ जाएगा, दंडी। ठीक है, तो ये दोनों प्रश्न इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। बाकी जैसे इसमें आपको दो शब्द याद कर लेने हैं। एक तो आपको जैसे काव्य हेतु में इन्होंने व्युत्पत्ति को क्या माना है, शास्त्र ज्ञान। तो एक तो आपको ये याद कर लेना है। इसके बाद नैसर्गिक याद कर लेना है कि नैसर्गिक दंडी, शास्त्र ज्ञान दंडी। जब भी कोई परिभाषा में कोई वर्ड याद करो तो उसको डायरेक्ट उस आचार्य से लिंक कर लिया करो, ताकि वो जैसे आपको माइंड में ऐसे रहे कि जैसे नैसर्गिक दंडी, नैसर्गिक दंडी 2-3 बार आप जब रिवाइज करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको याद होने लग जाएगा। और जो ये इनका
इनकी पंक्तियाँ हैं, इसमें भी देख लीजिए। शुरू में नैसर्गिक आ गया, और जैसे आप ये वर्ड देखोगे आपको दंडी माइंड में आ जाएगा। इसके बाद दंडी को छोड़कर सभी आचार्यों ने प्रतिभा को प्रमुख काव्य हेतु माना है और यह भी स्वीकार किया है कि प्रतिभा के बिना काव्य रचना संभव नहीं है। तो यहाँ पर प्रश्न कैसे बनेगा कि ऐसे कौन से आचार्य थे जिन्होंने प्रतिभा को प्रमुख काव्य हेतु नहीं माना है। ठीक है, तो यहाँ पर दंडी है, इन्होंने प्रतिभा को प्रमुख काव्य हेतु नहीं माना है। इसके बाद अगले आचार्य है रुद्रट। शक्ति, जैसे ही शक्ति का नाम आता है हमें हमारे माइंड में रुद्रट या मम्मट आते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत दोनों की परिभाषा में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। शक्ति जो कि प्रतिभा है, व्युत्पत्ति, अभ्यास, इन्होंने भी काव्य के 3 हेतु माने हैं, लेकिन इन्होंने प्रतिभा को शक्ति के नाम से पुकारा है। और शक्ति, व्युत्पत्ति, अभ्यास। रुद्रट के अनुसार काव्य में असार वस्तु को दूर करने, सार ग्रहण करने तथा चारुता लाने के कारण शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास ये तीनों स्थान पाते हैं। और जो इनका ग्रंथ है वो कौन सा है? काव्य अलंकार। ठीक है, तो इन्होंने अपने जो काव्य अलंकार ग्रंथ है इसमें इसकी काव्य हेतु की क्या परिभाषा दी है कि शक्ति, व्युत्पत्ति, अभ्यास काव्य में सार वस्तु को दूर करने, सार ग्रहण करने तथा चारुता लाने के कारण शक्ति, व्युत्पत्ति, अभ्यास। ये देख लीजिए, ये जो 3 यहाँ पर इन्होंने काव्य के हेतु माने हैं, इसमें इन्होंने अपनी परिभाषा में भी सम्मिलित कर ली है। अब यहाँ पर एक तो आपको सार ग्रहण करने, चारुता लाने, यही याद कर लेना है कि ये किसका है? रुद्रट का। इसके बाद जो शक्ति, व्युत्पत्ति, अभ्यास है तो आपको याद हो ही गया होगा कि किसकी है। और काव्य अलंकार ग्रंथ है ये रुद्रट का भी है, और भामा का भी काव्य अलंकार ग्रंथ के नाम से ही एक ग्रंथ है। तृतीयमिद व्याप्रियते शक्ति, व्युत्पत्ति, अभ्यास। देख लीजिए इनकी जो परिभाषा है, जो इन्होंने काव्य हेतु की परिभाषा दी है, इसमें भी इन्होंने शक्ति को शामिल किया है। तो आपको तृतीयमिद रुद्रट के नाम से याद कर लेना है। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि रुद्रट ने प्रतिभा के कितने भेद स्वीकार किए हैं। यह बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि रुद्रट ने कितने भेद स्वीकार किए हैं। 2 भेद स्वीकार किए हैं, सहजा और उत्पाद्या। तो जो सहजा प्रतिभा है ये कवि में इन्होंने जन्मजात प्रतिभा मानी है। ठीक है, ये ईश्वर प्रदत्त होती है और ये श्रेष्ठ शक्ति होती है। जबकि उत्पाद्य है, यह व्युत्पत्ति से उत्पन्न है, ये शास्त्राध्ययन, लोक अनुभव एवं सत्संग इत्यादि से प्राप्त होती है। सहजा काव्य निर्माण का मूल कारण है, जबकि उत्पाद्य उसका संस्कारक है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है कि जो रुद्रट है इन्होंने काव्य निर्माण का मूल कारण कौन सी प्रतिभा को माना है। तो यहाँ पर सहजा आ जाएगा, और उसका जो संस्कारक है वो उत्पाद्य को माना है। रुद्रट ने व्युत्पत्ति को छंद, कला, व्याकरण इत्यादि का ज्ञान बताया है, और ये कहा है कि कवि के निकट रहकर ही काव्य अभ्यास करने से सुंदर रचना संभव है। इसके बाद अगले आचार्य हैं वामन। तो देखिए वामन ने भी काव्य हेतु के 3 प्रकार माने हैं, लेकिन इन्होंने क्या है थोड़ा अलग हटके इन्होंने अपना मत दिया है कि इन्होंने जो काव्य हेतु है इन्होंने लोक, विद्या, प्रकीर्ण। ठीक है, इन्होंने भी 3 माने हैं, लेकिन इन्होंने तीनों नाम जो इससे पहले जिन्होंने काव्य हेतु के प्रकार बताए थे उनसे सबसे हटके इन्होंने नामकरण किया है। तो लोक, विद्या, प्रकीर्ण। लोक, विद्या, प्रकीर्ण से आपको क्या याद कर लेना है? वामन। अब इन्होंने लोक का अर्थ लोक व्यवहार बताया है, विद्या का अर्थ व्युत्पत्ति बताया है, और प्रकीर्ण का अर्थ लक्षज्ञ तत्व बताया है। प्रकीर्ण के अंतर्गत वामन ने 6 और हेतु माने हैं। तो पूछा जा सकता है कि जो वामन जी है, आचार्य वामन है, इन्होंने प्रकीर्ण के अंदर कितने 6 हेतु माने हैं। इसके बाद इन्होंने काव्य हेतु के बदले काव्यांग शब्द का प्रयोग किया है। ऐसे मान लीजिए कि ये आने वाले जो 2026 में जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें काव्य हेतु में सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न यही बनता है कि वामन जी ने काव्य हेतु के बदले किस शब्द का प्रयोग किया है। तो काव्यांग शब्द का इन्होंने प्रयोग किया है। इन्होंने प्रतिभा को काव्य का मूल कारण स्वीकार किया है। कवित्व बीजम प्रतिभामान कवित्व श बीजम, काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति। तो जो इनका ग्रंथ है इनके बारे में भी आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि ग्रंथों के बारे में भी बहुत बार पूछा जा चुका है।
महिम भट्ट ये शक्ति और व्युत्पत्ति को समवेत रूप से यानी सम्मिलित रूप से काव्य का हेतु मानते हैं और गौण रूप से अभ्यास का भी संकेत देते हैं। तो जो महिम भट्ट है इन्होंने शक्ति और व्युत्पत्ति को तो सम्मिलित रूप से काव्य का हेतु माना है, जबकि गौण रूप से ये अभ्यास का भी संकेत देते हैं, यानी कि अभ्यास को भी इन्होंने महत्वपूर्ण माना है, लेकिन शक्ति और व्युत्पत्ति के बाद महत्वपूर्ण माना है। अगर पहले बात करें कि महिम भट्ट ने काव्य के हेतु किसे माना है, अगर ऑप्शन में दोनों आए तो आपको शक्ति और व्युत्पत्ति ही करना है। इसके बाद महिम भट्ट ने प्रतिभा को कवि का तृतीय नेत्र बताया है, जिससे समस्त भाव का साक्षात्कार होता है। तो इसके अगले आचार्य है मम्मट। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट मम्मट की परिभाषाएं मानी जाती है, चाहे वो काव्य हेतु मान लो या और भी जैसे काव्य प्रयोजन मान लो, उसमें मम्मट की परिभाषा ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। शक्ति जो कि प्रतिभा है, व्युत्पत्ति निपुणता और अभ्यास, इनके अनुसार उक्त तीनों मिलकर काव्य हेतु बनते हैं, पृथक पृथक नहीं। तो इन्होंने तीनों को सम्मिलित रूप से काव्य का हेतु माना है। शक्ति, निपुणता, लोकशास्त्र, काव्यध्यय, वेक्षणार्थ, तो ये इनकी परिभाषा है और जो कि इनका ग्रंथ है काव्य प्रकाश। तो इनकी जो परिभाषा है इसका क्या अर्थ होगा, अर्थात कबीर में रहने वाली स्वाभाविक प्रतिभा रूपी शक्ति लोक व्यवहार, शास्त्र तथा काव्य आदि के अध्ययन से निपुणता पाकर, तो आपको एक वर्ड याद कर लेना है निपुणता। तो निपुणता वाली परिभाषा किसने दी है, मम्मट ने। गुरु की शिक्षा के अनुसार, और पहले हमने जब शुरू में गुरु के उपदेश आया था वो किसकी थी, भामह की। गुरु की शिक्षा के अनुसार अभ्यास से और निपुण होकर काव्य का कारण बनती है। मम्मट ने शक्ति को काव्य का बीज संस्कार माना है। शक्ति कवित्व बीज रूपम, इसके अभाव में काव्य सृष्टि संभव नहीं। वाग्भट की परिभाषा है, प्रतिभा काव्य का मूल कारण है, व्युत्पत्ति विभूषण है और अभ्यास उसके सर्जन को बढ़ाने वाला। तो देखिए इन्होंने भी अलग सी परिभाषा दी है कि प्रतिभा तो काव्य का कारण मान लिया इन्होंने, और व्युत्पत्ति को विभूषण माना है और अभ्यास को उसको सर्जन को बढ़ाने वाला। इस प्रकार वाग्भट ने प्रतिभा को काव्य का कारण मानकर व्युत्पत्ति एवं अभ्यास को उसका संस्कारक माना है। इसके बाद बात करते हैं श्यामदेव की। तो अगर आपको परिभाषा में काव्य कारण दिखे तो वो किसकी है, वाग्भट की। ओके, इसके बाद श्यामदेव की बात करते हैं। आचार्य श्यामदेव ने क्या परिभाषा दी है, काव्य क्रम में कवि की समाधि जो कि मन की एकाग्रता है, सर्व उत्कृष्ट साधन है। मंगल ने अभ्यास काव्य हेतु का प्रधान कारण है। ठीक है, तो काव्य हेतु का प्रधान कारण अभ्यास किसने माना है, मंगल ने। इसके बाद अगले आचार्य हैं राजशेखर। समाधि और अभ्यास से उत्पन्न शक्ति काव्य हेतु का एकमात्र कारण है। शक्ति ही प्रतिभा और व्युत्पत्ति को जन्म देती है। तो इन्होंने जो काव्य हेतु का कारण किसे माना है, समाधि और अभ्यास से उत्पन्न शक्ति को। ठीक है, तो जहाँ पर समाधि आ जाए वहाँ पर आपको राजशेखर कर देना है। और ये जो नीचे दी गई है ये अलग अलग इनकी परिभाषाएं है। सा शक्ति केवल काव्य हेतु है, उचित अनुचित विवेको व्युत्पत्ति। राजशेखर ने व्युत्पत्ति का अर्थ भोग्यता भी बताया है। प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्र समवेतो श्रेष्ठ को जो ऊपर बात की है कि समाधि और अभ्यास से उत्पन्न शक्ति ही काव्य हेतु का, यही यहाँ पर इसका अर्थ है। अर्थात राजशेखर ने प्रतिभा और व्युत्पत्ति को काव्य का श्रेयस्कर हेतु माना है। आचार्य मंगल के मत का उल्लेख किया है इन्होंने प्रतिभा के दो भेद स्वीकार किए हैं। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो राजशेखर है इन्होंने प्रतिभा के कितने भेद स्वीकार किए हैं। तो राजशेखर ने प्रतिभा के दो भेद स्वीकार किए हैं, कार्यत्री प्रतिभा, भाव्यत्री प्रतिभा। केशव प्रसाद मिश्र, प्रतिभा ही काव्य निर्माण का कारण है तथा व्युत्पत्ति और अभ्यास उसके उपकारक है। वाग्भट की बातें ही इनकी परिभाषा भी है। जयदेव ने चंद्रालोक जो इनका ग्रंथ है में कहा है कि श्रुत व्युत्पत्ति और अभ्यास सहित प्रतिभा ही काव्य का हेतु है। जैसे मिट्टी पानी के संयोग से बीज बढ़कर लता के रूप में व्यक्त होता है। तो देखिए जो ये मिट्टी बीज वाली है ये परिभाषा किसने दी है, जयदेव ने। और इनका ग्रंथ कौन सा है, चंद्रालोक। और जहाँ पर श्रुत आ जाए कि श्रुत कौन सी किसने दी है, तो ये दी है जयदेव ने। इसके बाद अगले आचार्य है जगन्नाथ। इन्होंने काव्य निर्माण का हेतु प्रतिभा को माना है। तस्य च कारणम कविगता केवला प्रतिभा, यह भी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा जा चुका है। वो जगन्नाथ जी का ग्रंथ कौन सा है, रस गंगाधर। पंडित जगन्नाथ का मत अन्य
अन्य आचार्यों से विलक्षण है। इनका मत है कि उस काव्य का कारण कवि में रहने वाली प्रतिभा है। व्युत्पत्ति और अभ्यास का वह केवल कवि में रहने वाली प्रतिभा का हेतु मानते हैं, और उस प्रतिभा का हेतु कहीं तो किसी देवता, महापुरुष आदि के प्रसाद से उत्पन्न अदृष्ट होता है, यानी दिखाई नहीं देता है, और कहीं विलक्षण व्युत्पत्ति तथा काव्य रचना का अभ्यास होता है। और इन्होंने भी प्रतिभा के दो भेद स्वीकार किए हैं, अदृष्ट व्युत्पत्ति और अभ्यास। इन्होंने केवल प्रतिभावादी कहा गया है, यानी जो जगन्नाथ जी हैं इन्हें केवल प्रतिभावादी आचार्य कहा जाता है। अगले आचार्य है हेमचंद्र। प्रतिभा काव्य हेतु है, व्युत्पत्ति और अभ्यास प्रतिभा के संस्कारक है। ठीक है, प्रतिभा के अभाव में व्युत्पत्ति और अभ्यास का महत्व भी कम हो जाता है। तो यह इनकी परिभाषा है। कुंतक ने प्रतिभा उस शक्ति को माना है जो शब्द और अर्थ में अपूर्व सौंदर्य की सृष्टि करती है। नाना प्रकार के अलंकारों, उक्ति व चित्र आदि का विधान करती है। अभिनव गुप्त की परिभाषा है, प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण, क्षमा, प्रज्ञा, आनंद वर्धन की है। इन्होंने काव्य हेतुओं में प्रतिभा को ही महत्व दिया है। जो इनकी परिभाषा है इसका अर्थ है, अर्थात प्रतिभाहीन कवि उत्तम काव्य रचना नहीं कर सकता। प्रतिभाशाली कवि के पास प्रतिपाद्य विषय का अभाव नहीं रहता। अब जो रीतिकालीन आचार्य है उनकी दृष्टि में भी काव्य हेतु की परिभाषाएं देख लेते हैं। जगन्नाथ प्रसाद भानु की परिभाषा है, शक्ति, निपुणता एवं अभ्यास को काव्य हेतु माना है। फर्स्ट ग्रेड 2024 में पूछा जा चुका है। इसके बाद श्रीपति की है, इन्होंने शक्ति को सुपुण्य विशेष कहा है तथा इसका प्रतिभा से भेद किया है। सुरती मिश्र की परिभाषा है, शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास को काव्य हेतु माना है। ध्यान रहे, और ये जैसे जो इम्पोर्टेंट है, काव्य हेतु के संबंध में सबसे पहले विचार अग्निपुराण में दिया गया था। इसके प्रतिभा, वेद ज्ञान और लोक व्यवहार को काव्य हेतु माना। तो अग्निपुराण के अनुसार काव्य के 3 भेद होते हैं, प्रतिभा, वेद ज्ञान और लोक व्यवहार। तो देखिए, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। इसका अगला पार्ट कल देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि जो काव्य हेतु है बहुत ही लंबा टॉपिक है, तो इसको 2 क्लासों के माध्यम से आप तक पहुंचा जाएगा। तो जो भी विद्यार्थी इसकी तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से आपको देख लीजिएगा, और ऐसे मान लीजिए काव्य हेतु के जितने भी प्रश्न बनते हैं वो इन्हीं में से मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक टेक केयर, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।